जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, जो भी साथी न्यू हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है और टेलीग्राम में आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों। आपको सर्च करना है एमपी जेल प्रहरी टेलीग्राम में, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9098609291। ठीक है, तो अब व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ना है। आज का आपका पहला प्रश्न जो आपको बताना है कि वृंदावन लाल वर्मा हैं तो क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं या फिर पौराणिक उपन्यासकार हैं। इन चार में से बताना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा है इनका एक उपन्यास है दोस्तों मृगनयनी। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मृगनयनी उपन्यास किसका है तो आप बता देना वृंदावन लाल वर्मा का है। ठीक है, और ये कैसे उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों, अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरूर बताएंगे। और ऐतिहासिक उपन्यासकार यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उषा जी बिल्कुल आपका हैप्पी बर्थडे है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे की, है ना। और वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार की अगर बात होती है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार कौन है, तो आप बता देना दोस्तों जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार माने जाते हैं। दूसरा दोस्तों ईलाचंद्र जोशी माने जाते हैं। ठीक है, ये माने जाते हैं। अज्ञे जी माने जाते हैं, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का नाम आपने सुना होगा। और डॉक्टर देवराज, ये चार माने जाते हैं दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार। ठीक है, इनको याद रखेंगे आप, जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज, ये मनोविश्लेषणात्मक माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार आपके वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं। ठीक है, जासूसी उपन्यासकार दोस्तों गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। तो ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आप सभी क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मेवाती बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों आपको चयन करके बताना है, मैं बोलियों से भी आपके आएंगे। ठीक है, ये आपकी 40 मिनट की कक्षा होगी, इसको आपको पूरा देखना है। और मेवाती की जब बात होती है दोस्तों तो मैं आपसे बताता हूं कि जो हमारी हिंदी का उद्भव हुआ वो अपभ्रंश रूप से हुआ, अपभ्रंश के अबहट्ट रूप से हुआ। ठीक है, और अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से दोस्तों हिंदी की बोलियों का उदय माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं से अगर हम बात करें कि जो हमारी खड़ी बोली है, जो हमारी मानक भाषा मानी जाती है खड़ी बोली, वो दोस्तों आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है। कैसे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये पश्चिमी हिंदी निकली है सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, इनको याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर मेवाती बोली पूछी गई आपसे, तो ये मेवाती बोली जो है दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है और ये उत्तरी राजस्थानी कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तरी राजस्थानी। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत एक कोड आपको लिखना है। पूर्वी हिंदी अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट्स करते जाओ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं तो आप नोट करो। अब छत्तीसगढ़ी, आ ओ बा, अब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी कर दो, नोट करो जल्दी से। पूर्वी हिंदी की जो बोलियां आती हैं, कोड है आपकी, ट्रैक है, अब छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आ से हो जाएगा अवधी, बा से हो जाएगा बघेली और छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां जो हैं आती हैं काय के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ये कोड हो गया आपका अब छत्तीसगढ़ी, इसको नोट कर लिया आपने। फिर आता है दोस्तों बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये आपकी आती हैं दोस्तों काय के अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है,
और जो बिहारी हिंदी है दोस्तों, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी अपभ्रंश से इसका उद्भव माना जाता है ना। ये भी आपको याद रख लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं। मागधी आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा मानी जाती है, तो आप मागधी का भी कोड लिख लो। मागधी से जो निकली थी दोस्तों, वो निकली थी आपका कि बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। बिहारी का बंगला, बंगला यहां पर बंगला उड़ा असमिया में, असमिया में, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, बिहारी से बिहारी हिंदी, बंगला से बंगला, है ना, उड़ा से उड़िया और असमिया में तो असमिया। ये 4 भाषाएं थीं जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई और उन्हीं में से बिहारी हिंदी थी। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी जो आती हैं वो आती हैं दोस्तों कौन कौन सी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो राजस्थानी हिंदी है, ये दोस्तों आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ था। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ठीक है, इनका याद रखेंगे। यानी 3 यहां पर जो आपका मेवाती पूछा गया तो ये राजस्थानी हिंदी हो जाएगा। यानी कि जो बोलियां हैं इनसे आपको लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपको, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है तो वो कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर पूछेंगे, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। उत्तर बताना है, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है ई का, आई का, ताई का या फिर इताई का, इन 4 में से चयन करना है। उत्तर बताए सभी लोग। आप लोग क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं, है ना। जब उत्तर आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर जरूर बताया करें, ठीक है। और यहां पर पंडिताई पूछा गया तो पंडिताई में कौन सा प्रत्यय हो जाता है। जब आपसे प्रत्यय पूछा जाता है तो आपने तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कृदंत प्रत्यय पढ़े हैं और स्त्री प्रत्यय पढ़े होंगे। और यहां पर जो पंडित धन आई, पंडित धन आई यानी बी नंबर सही हो जाता है, ठीक है। और प्रत्यय जो लगता है वो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अंदर है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है, यथा स्थान पद में कौन सा समास है। अब समास बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में, यथा स्थान, तो यथा यहां पर आया है दोस्तों, यथा आया है और यथा क्या है, अव्यय है ना। यथा ऐसा है दोस्तों जो लिंग वचन किसी भी स्थिति में इसका क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, काय का, यथा का। तो यथा यहां पर आ गया। मैं आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा बताता हूं कि जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो कहलाता है दोस्तों अव्ययी भाव समास। तो यहां पर यथा आया और यथा अव्यय है तो आप अव्ययी भाव समास लगा लेना। और संख्यावाची दिगु होता है, जैसे आपसे पूछा जाता पंचवटी में कौन सा समास है तो आप बता देते कौन सा, दिगु समास है ना, क्योंकि इसमें 5 बटों का समूह आ जाता, 5 वृक्षों का समूह आ जाता। कर्मधारय समाज में विशेषण विशिष्ट होता है। मैं अगर आपसे पूछता दोस्तों नील कमल में कौन सा समास है तो आप बता देते कि नीला है जो कमल, यानी कि दोस्तों पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। और मैं आपसे पूछा काली मिर्च में कौन सा समास है तब भी आप बता देते कर्मधारय समास, ठीक है। तो नील कमल में आपका कर्मधारय हो जाता। और मैं आपसे कहता कि माता पिता में कौन सा समास है तो आप बता देते द्वंद्व समास। तो ये चारों समास यहां से क्लियर हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास, दिगु, कर्मधारय और द्वंद्व समास। और यहां पर आपका यथा स्थान में अव्ययी भाव समास है जो आपको याद रखना है, ठीक है, अव्ययी भाव। अब अगला बताना पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों। पक्षी, द्विज, पक्षी को क्या कहा जाता है वो चीज बतानी, द्विज, खग, अंडज या फिर उक्त सभी। 4 विकल्प हैं, 5 का उत्तर बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा। और किसी की जो भी समस्या हो, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो क्लास के लास्ट में 5 मिनट आपको दिए जाते हैं। 5 मिनट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट लगता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और पक्षी शब्द को, पक्षी को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है पक्षी को द्विज कहा जाता है, ठीक है, खग कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उक्त सभी। उक्त सभी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखना। 5 का उत्तर उक्त सभी, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, उक्त सभी वाला। अगला है स्वार्थ सुकृत न शर्म वृथा, देखी बेहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार। तो यहां पर 6 का उत्तर बताना है। यहां पर कौन सा अलंकार है दोस्तों,
स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी बेहंग बेचारी। यहां पर आपको अलंकार, अलंकार का वीडियो आपने नहीं देखा होगा, हमें पता है, क्योंकि आप लोग देखते कहां हैं, आप लोग तो सिर्फ मस्ती करने आते हैं। और यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा बेहंग बेचारी पराय, बेहंग बेचार बाज पराये पानी परी तू पंचिन्ना मारी। ये दोस्तों यहां पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है, जहां पर अन्य के लिए कोई युक्ति कही जाती है वहां पर अन्योक्ति, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट आपको बताना है शशि का विलोम शब्द क्या है, यानी कि 7 का उत्तर बताना है। तारणी, दिवस, तारे या फिर गगन, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। दोस्तों जितने भी साथी बात कर रहे हैं पुलिस एग्जाम की या चौहान सर की, तो हम लोगों का एक पूरा ग्रुप है, जितने भी यूट्यूबर हैं हम लोग सभी का ग्रुप है, सभी की बात होती है, चर्चा होती है ना। पुलिस एग्जाम के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें मैं सभी के साथ हूं, है ना। तो अब आगे अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपका शशि का विलोम आपको बताना है, 7 का उत्तर बताना है। और शशि का विलोम आपका तरणी है ना, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। दोस्तों तरणी मतलब होता है सूर्य, तरणी मतलब क्या होता है, सूर्य, और शशि मतलब होता है चंद्रमा। तो शशि का विलोम होता है तरणी, है ना, इसको याद रख लेंगे। तरणी 2 प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, ये ता रा, और इसमें बड़ी की मात्रा अगर लगी हो तो इसका मतलब होता है नाव। ममता एमसी जी, अगर बड़ी की मात्रा लग जाए तो इसका सही अर्थ होता है नाव, और छोटे ई की लग जाए तो इसका अर्थ होता है सूर्य। तो तरणी और तरणी में अंतर होता है, इसको आप लोग समझ लेना, तरणी और तरणी, है ना। तो यहां पर जो तरणी है ये सूर्य और ये शशि, तो शशि का हो जाता है क्या, सूर्य, इसको याद रखेंगे। ठीक है, गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। तो गोपियां यहीं श्री कृष्ण से मिला करती थी, ये वाक्य कैसा माना जाता है, यहां मिला करती थी। यहां वाक्य को थोड़ा सा जोर दे के पढ़ना है कि गोपियां श्री कृष्ण से मिला करती थी। यहीं, यहीं मतलब किसी स्थान की बात हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थान बोधक, स्थान बोधक संरचना यहीं हो रही, मतलब स्थान की बात हो रही है। तो आपका जो ए नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, गोपियां ही श्री कृष्ण से मिला करती थी, स्थान बोधक हो जाएगा। निष्कपट में कौन सी संधि है दोस्तों, निष्कपट, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन या फिर विसर्ग संधि, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिखना है आपको। हाँ, इससे एमपीएसआई में भी ऐसा ही पैटर्न पूछा जाता है। और निष्का हो जाएगा दोस्तों आपका नेह धन कपट, नेह धन कपट बराबर क्या होगा, निष्कपट। और यहां पर आपका विसर्ग आ गया, है ना, तो विसर्ग आ गया तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको बताना है रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो कौन सी है। रतलाम के बारे में बताना, ये 4 विकल्प हैं। और दोस्तों मैंने रतलाम के बारे में कई बार बताया है कि जो रतलाम है, यहां पर दोस्तों सैलाना अभ्यारण्य है। मैं जब जीके पढ़ाता हूं आपको रात में, तो रतलाम में बताता हूं कि सैलाना अभ्यारण्य है, अंगूर अनुसंधान केंद्र है। लेकिन यहां पर रतलाम जिले में बोली जाने वाली बोली की बात हो रही है, यानी कि जो रतलाम है, यहां पर सिर्फ इतनी चीजें आपको कॉमन सेंस लगानी है कि रतलाम काय में आता है, मालवा में। रतलाम काय में आता है, मालवा में आता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी, मालवी। अब आप लोग यही तो नहीं समझते, पहले जिलों को अपन ने देख लिया कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, कौन सा मालवा क्षेत्र में आता है, कौन सा रीवा पन्ना के पठार में आता है। इनको थोड़ा सा आप समझो। अगर आपको पता होता कि रतलाम मालवा में आता है तो आप बता देते कि यहां पर मालवी बोली बोली जाती, यानी कि यहां पर मालवी आपका सही हो जाएगा। रतलाम, उज्जैन, यहां पर दोस्तों मालवी मालवा में आते हैं, इसलिए यहां मालवी में। और मालवी आपको पता है ये मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली मानी जाती है। मालवी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, ये राजस्थानी की हैं दोस्तों। ठीक है, और यहां पर नदी शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताना है। तटनी, स्रोतवाहिनी, निर्झर या फिर सरित, नदी के हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो, नदी के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, कमल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जल के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, है ना, ब्रह्मा के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन पर्यायवाची पूछे जाते हैं हमेशा। और नदी शब्द का जो अर्थ नहीं है पूछा
तो नदी को तटनी कहते हैं, स्रोत स्वती कहते हैं, है ना। निर्झर, निर्झर मतलब ये नहीं हो जाएगा, निर्झर नहीं कहते, सरिता, सरित ये कहा जाता है। तो आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्झर। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नेबुला का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? आदर्शात्मकता होता है, निहारिका होता है, अमिश्रित होता है, या फिर तट संबंधी। दोस्तों आपने पढ़े होंगे काय में, साइंस में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? मंदाकिनी, आकाशगंगा, नेबुला, निहारिका, ये सभी आपने पढ़े होंगे भूगोल में, है ना, भूगोल में पढ़े हैं। और नेबुला का हिंदी पारिभाषिक जो शब्द होता है वो होता है निहारिका। निहारिका यानी कि जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अगला शब्द है आपका, प्रश्न है ऋण शब्द कैसा है दोस्तों? ऋण तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर संकर है। मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों कि तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, फिर तद्भव की बात आती है तो तद्भव शब्द वो हैं जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में आके उनका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, तो वो तद्भव हो गए, है ना। फिर दोस्तों आता है देशज। देशज यानी कि अपनी देसी भाषा में जो उत्पन्न हुए हैं वो देशज कहलाते हैं। और संकर शब्द यानी कि दोस्तों 2 भाषाओं का जो मिश्रित होता है वो होता है संकर शब्द, है ना। तो यहां पर जो ऋण शब्द है, ऋण, ये आपका तत्सम है। तत्सम यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अब आपको बताना है अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तब यानी कि आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, या फिर उक्त सभी, क्या हो जाएगा? अपन बोलते ना कि यार वो तो अब तब कर रहा है, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए थे और वो अब तब कर रहा है। तो अब तब करना मतलब आजकल करना भी होता है, टाल मटोल करना भी होता है, बहाना करना भी होता है ना। तो आपका अब तब करना यानी उक्त सभी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही है दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? आपको पता है दोस्तों कि जब मध्य प्रदेश की बात होती है तो मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है कौन सा? ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार ये दोस्तों ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मालवा अखबार। ठीक है, जो कि इंदौर से प्रकाशित हुआ था। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका का जो नाम है वो है समागम। क्या नाम है दोस्तों? समागम। और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग दोस्तों 1,50,000 शब्द हैं। ये आपको बताना है किस प्रकार का वाक्य है। ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में 1,50,000 शब्द हैं। ये आज्ञा सूचक वाक्य होगा, इच्छा सूचक हो जाएगा, विधानवाचक हो जाएगा, या संकेतार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई संकेत नहीं दिया गया तो ये कट गया आपका, इसमें कोई आज्ञा नहीं दी गया तो ये भी कट गई, है ना। अब इच्छावाचक और विधानवाचक 2 चीजें आपको होती हैं और 2 चीजें में आपका यहां पर इच्छा से आप नहीं कर रहे। आप बोलते हो कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप इच्छा से बोलते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर तो एक बात कही गई है जो विधान है, जो विदित है ना, वो कही गई है कि ज्ञान मंडल बृहत कोश में 1,50,000 शब्द हैं। तो ये आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पकड़ हिंदी में आप बनती जाएगी। विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है? मुक्ति का विमुक्ति, पूर्वान का अपराह्न, सरल का जटिल, नीरव का ध्वनि। अब विलोम शब्द युग में नहीं है बताना है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं माना जाता? तो आपने विलोम शब्द पढ़े हैं दोस्तों, पहली कक्षा से ही विलोम चालू हो गया था आपका, और आपका यहां पर सही होगा मुक्ति का विमुक्ति। मुक्ति का विमुक्ति ये दोस्तों आपका विलोम शब्द नहीं होता, यानी कि आपका जो 1 नंबर है अंश जी, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। पूर्वान का अपरवान ये है, सरल का जटिल है, नीरव का ध्वनि भी है, ये तीनों तो सही हैं। फिर आपने देखा कि मुक्ति का विमुक्ति ये विलोम नहीं है एक दूसरे के, यानी आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब आपको दोस्तों शुद्ध वाक्य बताना है। देखो जो पर्यायवाची हैं, जो विलोम है, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती।
इनको आपको अभ्यास करना है। जितना आप पढ़ोगे उतने ज्यादा आपको क्लियर होंगे शब्द, उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करें। शुद्ध वाक्य बताना है। अब कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं। उसके अंदर कई दोष हैं। आकाश बहुत उच्च है। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों कि यहां पर आ गया क्या, सबसे, है ना, और यहां पर आ गया दोस्तों, ठीक है। और ये मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, ये 2 नंबर जो है वो आपका सही हो जाता है। 2 नंबर आपका सही हो जाता है। बी नंबर जिनने बताया है बी आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर मधुरतम की अगर बात हो, मधुरतम, तो मधुरतम दोस्तों सबसे मधुर ही होता है। मधुर और मधुरतम, यानी कि मधुरतम होता है श्रेष्ठ। अपन बोलते ना मधुर, और मधुर का जब श्रेष्ठ हो जाता है तो उसे मधुरतम कहते हैं। और यहां पर सबसे लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, है ना। तो ये भी आपका वाक्य गलत हो जाता है और 2 नंबर आपका सही हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर, ये सबसे मधुरतम नहीं आता बेटा, 1 नंबर नहीं आता, क्योंकि मधुरतम होता ही सबसे श्रेष्ठ है ना। मधुर का श्रेष्ठ जो बनता है वो मधुरतम बनता है, ठीक है। और आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। उपर्युक्त, आह्लाद, उन्नति या फिर कृत्यकृत, कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर सबसे पहले कौन बताता है उसका देख लेते हैं। कौन बता रहा है सबसे पहले 19 का शुद्ध शब्द कौन सा है। और शुद्ध शब्द किसी ने अभी तक नहीं बताया। और आपका जो ना तो आह्लाद है ना उन्नति है ना। संध्या जी साहू बिल्कुल सही है आपका। प्रेम सिंह जी, उपर्युक्त आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपर्युक्त ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये शुद्ध शब्द माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बताने वाले 2 ऐसे अपने स्टूडेंट होंगे जिनका मैं नाम लूंगा, ठीक है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है तो कौन सा नहीं है। समुच्चरित और भिन्नार्थक ये शब्द योग में नहीं है तो कौन सा। सुत, सूत, सुवन, सुमन, सुर, सूर, सदा, सर्वता, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द बताना है तो कौन सा नहीं है आपका। देखो सुत, सूत ये समुच्चारित हैं। सुवन, सुमन ये भी समुच्चारित हैं। सुर, सूर ये भी समुच्चारित हैं। सदा और सर्वदा ये आपका समुच्चारित नहीं होगा। यानी कि 4 नंबर आपका 20 का जो उत्तर बताया है वो कौन बताता है। सबसे पहले 20 का चयन करें सभी लोग और उत्तर बताएं। और दोस्तों आपका जो 4 नंबर है वो तो आपका सही हो ही जाएगा। गीतांजलि, है ना, और विक्रम लोधी जी, बहुत बढ़िया, आपके आंसर बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 1, निकाय, नीलाभ, निष्काम या फिर निकाय, 4 विकल्प में से चयन करना है हमें, है ना। और उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो नी उपसर्ग पूछा गया है पिंकी मीना जी। और उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, है ना, उपसर्ग, और शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो आपको दोस्तों यहां पर हो जाएगा क्या कि ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर जितेंद्र यादव जी, आशीष जी, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 में अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। और सौरभ सक्सेना जी, प्रश्न क्रमांक 2 का अंगूर खट्टे होना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 विकल्प है हमारे सामने। मृत्यु निकट आना, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना या फिर देने से साफ मना कर देना। तो इसमें से हमने चयन किया है और अमृता गौतम 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। ये आपका अंगूर खट्टे होना, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। प्रतीक्षा जी, नेक्स्ट बताना है यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यथावत हमने देखा था कि दोस्तों यथासंभव या फिर यथाशक्ति अगर आता है तो अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यथावत का शुद्ध रूप पूछा गया, यानी कि यथावत लिखा कैसे जाता है ये हमें बतानी है।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, राधिका जी, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका तीसरा है। और यथावत जो लिखा जाता है दोस्तों वो कैसा लिखा जाता है, ये यथावत लिखा यानी कि गलत हो गया, ये यथवत लिखा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और उत्तर आपका जो हो जाएगा आर के वर्मा जी, क्या हो जाएगा 2 नंबर, है ना, 2 नंबर यथावत, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी। और अगला क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी यानी कि 4 का उत्तर बताना है। पंचवटी मैंने आपको बताया भी था संदीप जी, क्या बताया था कि 5 बटों का समूह यानी कि 5 वृक्षों का समूह, ठीक है, इसको याद रख लेंगे, है ना। आर श्री, जल्दी से बताना है 4 का उत्तर क्या होता है। और सभी लोग अगर पढ़ने में ध्यान देंगे तो बड़ा मजा आएगा दोस्तों। नाम तो मैं आपको सबसे लास्ट में सभी के नाम लूंगा, आप चिंता ना करें। और पंचवटी में जो समास है वो आपका हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि 4 नंबर, यानी कि दोस्तों यहां पर पंच आ रहा है और ये पंच क्या है, संख्यावाची है ना। और 5 बटों का समूह है तो हो जाता है द्विगु समास। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाता दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन यानी कि 10 हैं मुख्य जिसके, तो आपके सही हो जाता बहुब्रीहि समास। वहां पर भी 10 आ रहा था संख्यावाची, लेकिन बहुब्रीहि समास होता। लेकिन दोस्तों यहां पर आपका द्विगु है, बहुब्रीहि समास हो जाता आपका दशानन में, ठीक है। माता पिता में आपका द्वंद्व समास होता और नीलकमल में आपका कर्मधारय समास हो जाता। मतलब पहला पद दूसरे पद की अगर विशेषता बताए तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। आ, बड़ा आ यहां पर दिख रहा होगा, इससे कौन सा शब्द जो है उपसर्ग बना है, अमर्त, अवरण, आवरण या फिर अकारण। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। किरण गुप्ता जी, नेहा जी, 5 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अमर्त तो है नहीं, आवरण तो है नहीं, 2 तो आपके कट गए, और आकरण भी अकारण भी नहीं है, तो आ उपसर्ग आपका क्या हो जाता है, आ अलग है, भरण अलग है ना। तो 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर राजेश जी, ठीक है। आवरण आपका बिल्कुल सही है। कमान का कौन सा सही विलोम है दोस्तों, कमान। आप लोग बोलते कि मैं कमान संभाल रहा हूं, मैं कमान संभाल रहा हूं सर, तो आप लोग कमान संभालो, और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को एसपीजी। कमान का जो विलोम होता है वो होता है तीर, और तीर कमान आप बोल देते हो, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं संधि का विलोम होता है विच्छेद, संधि का विलोम विच्छेद, वैसे ही तीर का कमान, तीर का विलोम कमान, कमान का विलोम क्या होता है, तीर, कमान का तीर। इस प्रकार से कमान का तीर और संधि का विलोम विच्छेद, तो इनको पढ़ते जाएं। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिफला बताना है, त्रिफला में कौन सा समास है दोस्तों। त्रिफला कर्मधारय हो जाएगा, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर द्विगु समास हो जाएगा। तो त्रिफला में हमें देवेंद्र जी बताना है कि त्रिफला में कौन सा समास हो जाता है, और आपको पता भी है कि सर 3 फलों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, ठीक है। अंकिता सिंह जी प्रश्न क्रमांक 7 में त्रिफला दिया है, और त्रिफला में आप क्या बता देते हो, द्विगु समास, 3 फलों का समूह, है ना। जैसे हम बोले त्रिमास, त्रिमासिक, है ना, 3 मासों का समूह, ठीक है। और द्विगु यहां पर आपका हो जाएगा 4 नंबर ममता जी, 4 नंबर द्विगु समास बिल्कुल सही होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, भक्ति रस, मैंने आपको कई बार बताया है कि रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। अब सबसे प्राचीन जो संप्रदाय रस संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो भरत मुनि माने जाते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय भरत मुनि ने दिया है, और उन्होंने दोस्तों सबसे पहले 8 रसों की चर्चा की है अपने दोस्तों ग्रंथ में, ठीक है। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है, सोनू मीना जी, किसका, भरत मुनि का, और उसमें 8 रसों की चर्चा की है। और यहां पर भक्ति रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, तो विश्वास है, ईश्वर विषयक रति है, समर्पण है या फिर आस्था है। और दोस्तों आपको पता है कि भरत मुनि ने शांत रस नहीं माना, और आगे चल के शांत रस भी रस की श्रेणी में आया, और रसों की कुल संख्या 9 हो गई, और फिर भक्ति रस और श्रृंगार रस आ गया। और यहां पर ईश्वर विषयक जो रति होता है, रति मतलब प्रेम, इस ईश्वर विषयक जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई ने जो भक्ति की थी वो भक्ति रस के अंतर्गत आती है। इन्होंने दोस्तों श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना और श्री कृष्ण से ही प्रेम किया। वो जो प्रेम था, वो जो रति के भाव थे, वो दोस्तों भक्ति मानी जाती है, भक्ति का
क्या माना जाता है, स्थायी भाव माना जाता है, यानी कि ईश्वर विषयक रति। ठीक है, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आपको मैंने कई बार बताया है, ट्रिक भी बताया है कि अगर ऊपर बिंदी आ जाए, पहले शब्द के ऊपर बिंदी आ जाए, है ना, अम्म की, तो आप बता देना डायरेक्ट व्यंजन संधि, कोई ऑप्शन नहीं, व्यंजन संधि आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ लिया गया, विच्छेद पूछ लिया गया, तो आप विच्छेद क्या बताओगे, समधन कल्प, है ना, समधन कल्प, यानी कि आपका जो एक नंबर है समधन कल्प बिल्कुल सही हो जाता है। आप सी ई नहीं लगाना, इस भी काट दो, ए भी काट दो, ए भी काट दो, समधन कल्प आपके ए नंबर बिल्कुल सही होगा और आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। किंकर, और किंकर में फिर से आपका आ गया दोस्तों, क्या आ गया, बिंदी आ गई किंकर में, तो फिर से आप क्या लगाओगे, व्यंजन संधि लगाओगे। और किम का क्या हो जाएगा, किम यहां है किमकर, तो आपका किन नहीं होगा, ना किम होगा, है ना, और दोस्तों ना आपका किम धन कण होगा, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 में? उषा जी, जितेंद्र जी, प्रश्न क्रमांक 10 में बताना है, और 10 में आपका सही हो जाता है किंकर, और किंकर का होता है दोस्तों, क्या होता है, किम धन कर, किम धन कर बराबर होती है आपकी व्यंजन संधि। एक ट्रिक याद रख लेना कि इस प्रकार से अगर पहले ही शब्द में बिंदी आ जाए तो आप व्यंजन संधि आंखें बंद करके लगा देना। इस प्रकार से संकल्प में पहले शब्द में बिंदी आ गई तो व्यंजन संधि आंखें बंद करके लगा देना। ठीक है, फिर लक्षण का शुद्ध रूप बताना है, कौन सा है, लक्षण, लाचन, लाचन या फिर लक्षण। तो लक्षण का शुद्ध रूप हमें चयन करके बताना है। तब यहां पर पायल राय जी, प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, रोज आपका 3:20 पर हिंदी दोस्तों हम पढ़ेंगे, हिंदी का अभ्यास करेंगे। आप जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, हिंदी में कैपेसिटी बढ़ेगी, हिंदी का ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, और लक्षण का होता है क्या, हम बोलते हैं कि एक भी लक्षण अच्छे नहीं है ना, बोले लक्षण सुधारो, लक्षण अच्छे लक्षण लाओ, इस प्रकार से बोलते ना, तो ये लक्षण जो है एक नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द क्या होगा, एक शब्द बताना है दोस्तों, जो हम पहली दूसरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, संजय जी, आशीष जी, जो बाद में अधिकारी बने इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या फिर उत्तराधिकारी। तो देखो उत्तारा तो होता नहीं, ये भी आपका कट गया। अब इसमें आपको कंफ्यूज होगा, और उत्तरा भी नहीं होता, है ना, उत्तराधिकारी नहीं होता, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराधिकारी। अब देखो इसमें क्या है, यहां पर लिखा है उत्तराधिकारी, करी लिखा है, शब्द को जो गौर से पढ़ना है, यहां पर करी लिखा है और यहां पर कारी लिखा है, तो उत्तराधिकारी यानी कि जो सी नंबर है, देखो कुछ लोगों ने एक बता दिया, एक नंबर। आप थोड़ा सा शब्द को देखो दोस्तों, यहां पर आ गया करी और यहां पर आया कारी, और हमें बताना है उत्तराधिकारी, है ना। तो 3 नंबर जिनने बताया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल सही बताया है आर.के. वर्मा, है ना, युगल जी, 3 नंबर है इसका। और 13 का उत्तर आपको बताना है राहुल उइके, 13 का बताएंगे, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए क्या कहा जाता है, ऋणी, उऋण या फिर अनऋण। दोस्तों आपको पता है जिसने ऋण लिया है उसे ऋणी कहा जाता है, तो पहला तो आपका वैसे ही कट जाता है। ठीक है, अब जिसने उतार दिया हो उसे उऋणी कहते हैं या उऋण कहते हैं, अनऋण भी आपका कट जाता है। अब 2 में से आपको 2 विकल्प है, 2 में से आपको चुन लेना है प्रश्न क्रमांक 13 का। और 13 का लक्ष्मी जी जो आपका बिल्कुल सही आता है वो होता है उऋण, उऋण होता है दोस्तों, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए कहेंगे उऋण, यानी कि 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है राघवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। फिर कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति बतानी है। कामदेव के लिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं व्यापम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना है, क्योंकि यहां गलती आपकी सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। अनंग मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज, अनग मर्दन मनोज। अब आप बताओ कि दोस्तों यहां पर अनंग अनंग आया है तो अनंग तो आ गया, मतलब अनंग तो हो गई। ठीक है, मनोज मनोज सब में आ गया है तो मनोज भी है। अब एक फंसी है, मर्दन होगा कि मदन होगा, एक आपकी फंस गई तो आपका होगा दोस्तों क्या, मदन। तो आपका जो उत्तर हो जाता है कि अनंग, मदन और मनोज, यानी कि आपका सही उत्तर क्या हो जाता है 3, सी नंबर आपका सही हो जाता है दोस्तों।
आप यहां पर सर्च करें कि अनंग अनंग सब में आ गया तो अनंग आपका हो गया, है ना। अब मर्दन ये आ रहा था तो आपका 3 नंबर, मनोज मनोज भी आ रहा था तो मनोज भी आपका हो जाता, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है राधिका वर्मा जी। नेक्स्ट आपको बताना है मोहन त्रासती मुख नटती आंखन सो लपटाती, है ना, एची छोड़ावती ईची कर आंगे आवती जाती। इसमें हमें बताना है रस कौन सा है। रस मोहन त्रासती मुख नटती आंखन सो लपटाती एची छुड़ावत ईची कर आंगे आवती जाती। इसमें कौन सा रस हो जाएगा। रस को पढ़ना है दोस्तों। रस बहुत ही दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहां पर आपका श्रृंगार रस हो जाता है। मोहन त्रासती मुख नटती, है ना, आंखन सो लपटाती और एची छुड़ावत ईची कर आंगे आवती जाते। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं दोस्तों। क्या होता है श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। आपको पता है कि जब सीता जी का हरण हुआ, सीता जी का जब हरण हुआ तो राम जी ने कहा था कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि राम जी क्या पूछ रहे थे, खग और मृगों से पूछ रहे थे कि सीता जी कहां हैं, आप बताइए, आपने देखी है क्या। यानी कि ये वियोग की दशा थी, किसकी, राम की, तो ये वियोग श्रृंगार हो जाता। लेकिन आपसे एक और उदाहरण दिया जाता कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। मतलब राम को रूप देख के जानकी सब सुध बुध भूल गई। तो यहां पर दोस्तों आपका संयोग श्रृंगार हो जाता है। ये संयोग और वियोग श्रृंगार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का पंक्ति को चुनना है। घर जिसमें आप रहते हो घर वो बतानी है। सदन निकतन गेह, सदन निकतन गेह। तो आपको एक चीज तो पता है दोस्तों कि घर को निकेतन कहा जाता है, एक शब्द है गेह भी कहा जाता है। तो आपकी 2 चीजें क्लियर हो जाती हैं कि निकेतन कहा जाता है, गेह कहा जाता है और सदन कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ये जो आपका 2 नंबर है, सदन कहा जाता है घर को, निकेतन कहा जाता है घर को, गेह भी कहा जाता है घर को। यानी कि घर के पर्यायवाची सदन भी हो जाएगा, निकेतन भी हो जाएगा और गेह भी हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो 2 नंबर है आपका बी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में उतना ज्यादा आपकी हिंदी में पकड़ आएगी। अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, अंत प्रत्यय। और प्रत्यय आपको याद रख लेना है। हमेशा कई बार होता है क्या है कि प्रत्यय पूछा गया, कुछ लोग उपसर्ग लगा के आ जाते हैं। तो प्रत्यय मानसिकता बनाओ कि प्रत्यय दोस्तों बाद में लगता है संजय जी और उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। और यहां पर अंत प्रत्यय से बना शब्द बताना है तो दोस्तों अंत से क्या हो जाएगा, अंतः नहीं होगा, है ना, अंतरंग नहीं होगा, अंतिम नहीं होगा, इसमें कोई अंत प्रत्यय नहीं आ रहा। रटंत में कर दो तो रट धन अंत बराबर हो जाता है रटंत, रटंत। तो दोस्तों रट एक शब्द है, अंत भी आपका प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रटंत, है ना। आप रटंत लेते हो तो अंत में उच्चारण होता अंत, अंत, है ना। तो इस पे रटंत आपका सही होगा। करुण का कौन सा सही विलोम शब्द है, करुण का। सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, रोज 3:20 पर अपनी हिंदी की क्लास होती है ना। रात्रि 11 बजे जीके का डोज होता है तो जरूर पढ़ें। और करुण का जो सही विलोम शब्द है निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर या फिर निष्ठुर, करुण का बताना है और विलोम बताना है। हम क्या करते हैं, किसी के प्रति करुणा, करुणा दर्शाते हैं, है ना। और कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, बड़ा निष्ठुर होता है। और निष्ठुर जो हम करते हैं दोस्तों, तो निष्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, ना स्ठुर और ना निष्ठुर, है ना। निष्ठुर इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 2 नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही बताया बिकलेश जी, है ना, और यतेंद्र कुमार सिंह जी। ठीक है, अब आपको बताना है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, इसमें कौन सा अलंकार है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, उपमा अलंकार, ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। यहां पर आपका आया है करुण, यहां पर आया कलित, है ना, हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती। अब आपको दोस्तों यहां पर चयन करना है कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और 19 का आपका सही होगा अनुप्रास। मैंने आपको अनुप्रास कई बार पढ़ाया है दोस्तों कि जब हम अनुप्रास पढ़ते हैं
तो एक ही वर्ण की अगर बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यहां पर का और का वर्ण की क्या हो गई, बार बार आवृत्ति हो गई, तो हमने लगा दिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जो सभी से बना होगा सभी ने बिल्कुल सही बताया है। फिर आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि देख दोपहरी घाम की छाहो चाहत छाह में कौन सा अलंकार है। देखी दोपहरी घाम की छाहो चाहती छाह है, इसमें बताना है कौन सी श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। मैंने दोस्तों आपको अलंकार का वीडियो दिया है ना, वीडियो दिया है, आपने शायद अलंकार नहीं देखा होगा लेकिन जरूर देखें। अजय यादव, राहुल उइके जी, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा, अनुप्रास फिर हो जाएगा। कैसे आपने पढ़ा है कि दा फिर आया और फिर दा आया, दा की फिर आवृत्ति हो गई और आपने बता दिया कि सर इसमें अनुप्रास अलंकार है। भोजनालय में कौन सी संधि है दोस्तों, आप संधि रोज पढ़ते हैं लेकिन आपको संधि आज बतानी है, यहां पर टेस्ट आपको देनी है जो भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन उत्तर बताता है आज हम चयन करने वाले हैं। कितने साथी हैं जो सही उत्तर भी बता पाते हैं और भोजनालय में संधि बतानी है। और 4 संधि आपके सामने दे दी जाती हैं कि सर पहली संधि है गुण स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि और चौथी है दीर्घ संधि। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ओ की मात्रा आ जाए तो आप लगा देना कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। यानी कि दोस्तों विकल्प नंबर जो आपका डी है 3 नंबर 4 नंबर है दीर्घ स्वर संधि। भोजन धन आलय बराबर होता है दोस्तों भोजनालय। ठीक है, भोजन ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, भोजन धन आलय। ठीक है, भोजन धन आलय। तो दोस्तों ये आ, बड़ा आ और आ मिलकर दोस्तों आपका क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर समान स्वरों का मेल हो रहा है तो आपका क्या होता है, समान स्वरों का मेल हो रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों समान स्वरों का मेल होता है और यहां पर दीर्घ स्वर संधि आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक बतानी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर चयन करना है। और दोस्तों मैंने आपको कई बार प्रत्यय पढ़ाया है कि जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। और आपने कई बार पढ़ा है, पहली से पढ़ते आ रहे हैं कि सर प्रत्यय और उपसर्ग तो हमसे बनते हैं। ठीक है, उपसर्ग आपको याद करनी है कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, प्रत्यय भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहां पर पौराणिक शब्द में प्रत्यय बताना है तो यहां पर ऋक होता नहीं कोई प्रत्यय, का भी नहीं होगा, आणिक भी नहीं होगा। तो आपको बताना है कि पुराण में, अगर पुराण में आप दोस्तों प्लस एक प्रत्यय कर दो तो आपका बन जाता है पौराणिक और आपका प्रत्यय हो जाता है 1 नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक प्रत्यय आपका सही हो जाएगा। ठीक है सोनू जी, अगला क्वेश्चन आपका बताना है कि मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की लवण पयोधि मराली। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई की लवण पयोधि मराली। ये प्रश्न क्रमांक 3 अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, सहोक्ति है, वक्रोक्ति है या अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहां पर चयन करना है प्रश्न क्रमांक 3 में और 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार यानी कि 3 नंबर, प्रतिपाली जियल की लवण पयोधि मराली। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रख लेना है दोस्तों, मैंने आपको वक्रोक्ति बताया था कि जहां पर जानबूझकर क्या लगाया जाए, उल्टा अर्थ लगाया जाए, वहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है और यहां पर आपका वक्रोक्ति अलंकार ही हो जाएगा। यानी कि जिन्होंने 3 नंबर बताया है, सी नंबर बताया है किशन जी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल लांगर जी बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है कि विग्रह का विलोम शब्द कौन सा है, विग्रह का विलोम बताना है। आप लोग पढ़ते हो कि सर समास विग्रह है ना, अनुग्रह, ग्रह, संधि, अपूर्णता, तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। यहां पर ये 4 विकल्प हैं। आप तो बोलोगे सर मैं तो विलोम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, विलोम नहीं बनेगा क्या हमसे, तो बता दो जरा उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 का विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। और जो विग्रह का विलोम कौन सबसे पहले बताता है प्रश्न क्रमांक 4 में, वो भी मैं आज देखने वाला हूं, टेस्ट करने वाला हूं। और यहां पर आपका क्या दिया है दोस्तों, यहां पर संधि नहीं होना था, यहां पर होना था आपका समास, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और समास में क्या, संधि का जो होता है वो विच्छेद होता है ना, संधि का
विपरीत हो जाता है विच्छेद और समास का विपरीत होता है विग्रह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अगर पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या है तो आप बता देना विच्छेद, और समास का विग्रह का अगर पूछा जाए तो समास हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो यहां पर आपका 3 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है शब्द द्विज शब्द का अर्थ क्या है। नहीं है तो कौन सा नहीं है ना। वैसे दोस्तों आपको पता है कि संधि का मतलब क्या होता है, मेल करना, और विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, तो इसका ए भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है ना। और द्विज शब्द का अर्थ बताना है, जैसे विच्छेद का हम शब्द को विच्छेद कर देते हैं, संधि से मेल हो जाता है, लेकिन जब विग्रह और जैसे शब्द पूछे जाते हैं वैसा ही आपको विलोम बताना है ना। तो ये याद रखना है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है, दांत, चंद्रमा, कपूर या फिर पक्षी, ये बतानी है। और यहां पर आपका सही है कि जो द्विज मतलब दांत को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं, कपूर को बोलते हैं या फिर पक्षी को बोलते हैं। तो द्विज किसे कहा जाता है, द्विज। और द्विज बताना है, संधि विग्रह नहीं होता, संधि विच्छेद होता है, पिंकी मीना जी। और कपूर आपका सही होगा, कपूर। द्विज शब्द का अर्थ होता नहीं है तो वो नहीं है कपूर, यानी 3 नंबर एक कपूर सही होगा। दांत आपका सही है द्विज का, चंद्रमा भी आपका सही है, पक्षी को भी द्विज बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर अमन जी, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कपूर। ये द्विज का अर्थ नहीं होता। फिर आपको बताना है घी की खिचड़ी होना मुहावरे का आज से क्या है। मुहावरे भी आपने पढ़े हैं, बहुत सारे मुहावरे पढ़े हैं, और घी खिचड़ी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है पीयूष जी, बहुत लाभ होना, प्रगाढ़ प्रेम होना, लजीज भोजन करना, या फिर उक्त सभी मुहावरे हम पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं, मुहावरे सभी लोगों ने पढ़ी हैं, लोकोक्ति भी सभी लोगों ने पढ़ी हैं, और घी खिचड़ी होना यहां आपसे पूछ लिया गया तो आपका उत्तर होगा प्रगाढ़ प्रेम होना। आपको पता है कि घी का और खिचड़ी बहुत ही संबंध होता है दोस्तों, बहुत ही प्यारा संबंध होता है इनका। इस मुहावरे का अर्थ होता है घी खिचड़ी होने का प्रगाढ़ प्रेम होना, है ना। प्रेम कैसा होना, बहुत ही कैसा होना, प्रगाढ़ गहरा प्रेम, है ना, वो कहलाता है घी खिचड़ी होना। यानी जो बी नंबर है, 2 नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर मुहावरे का प्रगाढ़ प्रेम होना, ये बिल्कुल सही है। फिर आपको बताना है कि दोस्तों वायोलेशन का हिंदी अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा, बैगनी रंग बताएगा, अहिंसा, प्रतिहिंसा या फिर अतिक्रमण। यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर का चयन करना है। 7 का क्या होगा, 7 का उत्तर बताना है, 7 का चयन करना है। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों आपको, और प्रश्न क्रमांक 7 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अतिक्रमण। क्या हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा। ठीक है, ये अतिक्रमण वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 में। और किसी को कोई डाउट लगता है तो वो क्या करें कि अंत में हम 5 मिनट आपको दे देंगे कि आप 5 मिनट में कोई डाउट लगता है किसी प्रश्न में, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। मेरी जो लय है, जो आपकी पढ़ाने का वो है, वो सब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बीच में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न ना पूछें। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, किसी भी प्रश्न में डाउट लगे मैं वो क्लियर करूंगा। ठीक है, भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित होती है, भील, कोरकू, गोंड या फिर बैगा, ये बतानी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 में भिलासी बोली किस जनजातीय समूह से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये बोलियां भी आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है, ये सारी जो होती हैं वो आपको याद रखनी नहीं होती हैं दोस्तों बोलियां, है ना। आपसे पूछा जाएगा ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है ना, और इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको जो पठार मैंने आज पढ़ाए हैं ना, पठार अगर आपको आते हैं कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं, ये अगर चीज आपको क्लियर है तो आप बिना पढ़े ही बोली के बारे में बता दोगे। ठीक है, तो ये भिलासी बोली भील जनजाति की है ना, ये याद रख लेना दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी कौन सी है, भील जनजाति है। ठीक है, उसके बाद आता है गौड़ जनजाति का नाम। ठीक है, तो याद रख लेना भील, यानी कि 1 नंबर आपका सही होगा। हो चुका उससे यह काम, वाक्य कैसा है, हो चुका उससे यह काम,
ए वाक्य बताना है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक संरचना, कारण कार्य संबंध संरचना, ये हमें बताना है। तो फूला रानी जी, राज कपाड़िया जी, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर अपना क्या हो जाएगा, हो चुका उससे यह काम वाक्य जो है ये कैसा वाक्य हो जाएगा। देखो निषेध परक तो है ही नहीं, मतलब एक कट गया, ठीक है। फिर आपको विनम्रता सूचक लग रहा क्या, लग रहा क्या, ये भी नहीं लग रहा। तो हो चुका उससे यह काम, तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों उत्तर यहां पर बता रहे हैं क्या, निषेध परक संरचना। लेकिन क्या आपको लग रहा निषेध परक संरचना, हो चुका उससे यह काम, है ना। लेकिन यहां पर अपन बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं कि वो एक काम कर लेगा, इसकी जो संरचना है वो निषेध परक है। कैसी संरचना है वो देखो, हमने बोला कि किशन जी यह काम कर लेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे वाह हो चुका उनसे यह काम, ऐसे ही बोलते ना। मतलब वो क्या हो जाएगी, आपकी निषेध परक संरचना हो जाएगी कि उनसे यह काम नहीं होगा, अरे हो चुका इनसे काम, है ना, ऐसे ही बोलते ना। तो यहां पर जो आपका ए है, ए नंबर, वो ही सही हो जाएगा। इस संरचना को पढ़ने का, बोलने का जो तरीका है, जो इसकी संरचना है वो निषेध परक है। इसको कर लेंगे कैसे, हमने बोला कि किशन से, वो किशन काम कर चुका है या किशन काम कर लेगा, तो आप लोग में से कोई बोलेगा अरे सर हो चुका है ये काम उनसे, है ना। तो ये जो है एक नंबर ही सही होगा, निषेध परक इसकी संरचना है, यानी कि ये नेगेटिव वे में कहा गया वाक्य है ना, तो एक नंबर ही सही होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, वाक्य कैसा है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, या फिर विधानवाचक वाक्य है, या फिर संकेतार्थक वाक्य है। वहां पर संरचना पूछी गई और वो निषेध वाक्य उसकी संरचना हो जाएगी, है ना। नेगेटिव वे में वो बात कही जाती है कि अरे आप भी यार क्या बात कर रहे हो चुका उनसे यह काम, वो तो कभी ऐसा करते ही नहीं, है ना। अगर तुम मुंबई आओ तो मेरे घर अवश्य आना, ये कैसा है, अगर, अगर कहा गया दोस्तों, अगर मतलब क्या होता है, यहां पर एक संकेत दिया गया है कि अगर आप आओ तो मुंबई जरूर आना, तो ये आज्ञा सूचक भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, विधान भी नहीं है, ये हो जाएगा आपका संकेत, संकेत सूचक, अगर आओ तो, है ना। तो ये आपका 4 नंबर संकेतार्थक जो वाक्य है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ना है और फिर उत्तर बताना है कि अगर आओ तो हमारे घर जरूर आना, ठीक है। तो ये संकेत किया गया है, उस संकेतार्थक वाक्य है। मैं अगर यहां पर बोलूं कि आप लोग अगर टाइम से लाइव क्लास में आते तो मैं पढ़ाता, है ना, तो यहां पर एक संकेत था, आपको संकेत दिया गया, अगर आप आते तो हम पढ़ाते, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतार्थक। ऐसा ही कहा गया कि अगर आप आओ तो घर जरूर आना, मुंबई आओ तो, इस प्रकार से कहा गया वो वाक्य है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची बताना है दोस्तों, क्या है, अंशुमाली, मरीचि, पतंग या फिर उक्त सभी। सूर्य शब्द बताना है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है। और दोस्तों यहां पर आपका बिल्कुल सही आगा, देखो अंशुमाली भी होता है सूर्य का, मरीचि भी होता है और पतंग भी होता है, यानी कि ये 4 हैं। अब दोस्तों आप बोलोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैं पर्यायवाची पहली कक्षा से पढ़ते आ रहा हूं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा क्या मुझे पता। तो देख लो जरा, अंशुमाली भी कहते हैं, आपने कभी सोचा था कि इसे अंशुमाली भी कहा जाएगा सूर्य को, मरीचि भी कहते हैं, पतंग भी कहते हैं, काय को, सूर्य को। अंशुमाली, मरीचि, पतंग ये सूर्य के पर्यायवाची माने जाते हैं दोस्तों। बहुत कठिन होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो, ये पर्यायवाची, अनेकार्थी, इन सभी शब्दों में क्या हो जाएगा, आपको पकड़ बन जाएगी आपकी और आप बताने लगोगे। पंचवटी पद में कौन सा समास है, पंचवटी। और दोस्तों मैंने समास आपको बताए 6 प्रकार के समास होते हैं। अब जिससे समास नहीं आता वो देखो अभी के अभी समास यहां पर सीख जाएगा। कैसे सीख जाएगा, सबसे पहले दोस्तों हमने देखा, आपसे पूछा जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आपने बता दिया सर समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधाराय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास
और एक और है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं। पहले मैं बता दूं कि पंचवटी पद में कौन सा समास है। तो पंचवटी दोस्तों यहां पर आपका आता है पंचवटी, यानी कि 5 बटों का समूह है, यानी कि जो आपका द्विगु समास है 2 नंबर है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये एक याद रख लेना है कि जहां पर संख्या शब्द आए, जैसे पंच यानी कि 5 आया, यहां पर 5, यहां पर जहां पर ऐसी संख्या लगे तो वहां पर द्विगु लगा लेना, लेकिन अगर तीसरा अर्थ निकले तो वहां पर बहुब्रीहि लगाना, भले ही संख्या हो और तीसरा अर्थ निकले तो बहुब्रीहि लगा देना, ठीक है, याद रख लेना है। और अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। द्वंद्व समास में एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, एक दूसरे में द्वंद्व होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि माता पिता, माता का विलोम क्या होगा, पिता, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर विलोम शब्द आते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। कर्मधारय समास में मैंने यहां पर लिखा कमल, है ना, और कमल है, और यहां पर लिख दिया मैंने नील कमल। तो ये जो नील है दोस्तों प्रथम पद है, और ये नील किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है, यानी कि नील कमल में जो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लेना है ना। तो कर्मधारय समास आपको याद हो गया कि सर प्रथम पद अगर द्वितीय पद की विशेषता बतलाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और द्विगु समास में संख्या आती है, ठीक है, तो द्विगु समास होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी आता है और अव्यय भी आता है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रख लेना है। और दोस्तों आपका मामूली शब्द कैसा है, मामूली, तत्सम, ये मामूली सा दिखने वाला शब्द बताना है, ये तत्सम है, विदेशी है, तद्भव है या फिर देशज है। मामूली शब्द ये कौन सा माना जाएगा, नीला है जो कमल, बिल्कुल सही किशन जी। और आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 13 का, और 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा विदेशी, है ना, विदेशी। मामूली शब्द कैसा है दोस्तों, ये विदेशी माना जाता है। बोले तो ये तो मामूली शब्द है, ये विदेश का ही होगा, है ना, तो ये विदेशी माना जाता है। अब आपको शब्द भी पढ़ने हैं, तत्सम, तद्भव, है ना, देशज, विदेशी, संकर शब्द भी होते हैं। ये शब्द आपको पढ़ने हैं दोस्तों, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा विदेशी है, इनको पढ़ना है। और यहां से एक क्वेश्चन आपका आएगा तत्सम तद्भव से, इन शब्दों से, ठीक है। और ये विदेशी आपका बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका कौन सी है दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी। तो स्वास्थ्य संबंधी में 4 विकल्प हमने दिए आपको, आरोग्य धाम, निरोग धाम, सुजीवन या फिर स्वास्थ्य वाटिका। तो कौन सी ऐसी पत्रिका है जो मध्य प्रदेश से प्रकाशित है और स्वास्थ्य संबंधित है। मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, जब तक आप उत्तर बताओ, जब तक मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार, ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, मध्य प्रदेश का प्रथम था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो आप टिक करके आना मालवा अखबार। और ये दोस्तों इंदौर से प्रकाशित होता था, ठीक है। और यहां पर मध्य प्रदेश से प्रकाशित स्वास्थ्य संबंधी जो पत्रिका आपसे पूछा गया तो आप बता देना निरोग धाम, है ना। हमारा जो स्वस्थ है वो कैसा, हमारी बोले निरोगी काया होनी चाहिए। सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले सर निरोगी काया। पैसे ऐसे तो होते रहते हैं आजू बाजू, कभी हमारे पास कभी आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, है ना। तो ये स्वास्थ्य संबंधी जो पत्रिका है वो निरोग धाम है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, निरोग धाम, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है जयशंकर की कृति कौन सी है दोस्तों, आपको 15 का उत्तर बताना है। रचनाओं में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, रचनाएं भी हमें कवियों की याद करनी है। आपने पढ़ी हैं बहुत सारी रचनाएं और रचनाओं में पढ़नी है। और एक दोस्तों मैं जब आज हिंदी साहित्य वालों को पंक्तियां पढ़ा रहा था तो मैंने उन्हें पंक्तियां पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाया कि देसिल वैना सब जन मिठा, ये पंक्ति किसकी है, देसिल वैना सब जन मिठा। बोले सर ये विद्यापति की है। और कैसे याद किया कि मिठा आया है, तो मिठा मिठा जो बोलते हैं जिनमें विद्या होती है, जिनमें विद्या होती है वो मिठा मिठा बोलते हैं। और मैंने उन्हें बताया कि मिठा मिठा बोल थारो काय बेगेड़े, काय बेगेड़े थारो काय बेगेड़े। और यहां पर दोस्तों जयशंकर प्रसाद दिया है, और जयशंकर प्रसाद आपको पता होगा कि ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है। हिंदी साहित्य में आपको पता होगा इनकी प्रसाद की कृति आंसू भी है, चंद्रगुप्त की भी है, स्कंदगुप्त भी है, और इनकी सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है दोस्तों कामायनी।
अब दोस्तों सर बोले, बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर कामायनी को कैसे याद करें, कामायनी को याद करें। मैं बताता हूं कामायनी को कैसे याद करना है। बोले कामायनी किसकी रचना है, तो मैंने कहा कि आप कामना करने जाते हो किसके पास, शंकर जी के पास, कि शंकर भगवान जेल प्रहरी का एग्जाम पास करवा देना, 5 नारियल चढ़ाएंगे। क्या करने जाते हो, कामना करने जाते हो, तो कामना से कामायनी, और किसके पास जाते हो, शंकर जी के पास जाते हो, तो कामायनी रचना किसकी हो जाएगी। बोले सर जयशंकर प्रसाद की। मैंने कहा याद हो गया कि हाँ याद हो गया, कामायनी जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही रचना भी आपको मैं पूरी याद करवा दूंगा। और यहाँ पर आंसू हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, कामायनी हो, लहर हो, झरना हो, उर्वशी हो। उर्वशी 2 लोगों की रचना है, 2 कवियों की रचना है दोस्तों। एक आपके दिनकर जी की भी रचना उर्वशी है, एक जयशंकर प्रसाद की भी रचना उर्वशी है, याद रख लेना। फिर आपसे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी है दोस्तों। उपर्युक्त में से कोई नहीं, सबसे पहले दे दिया है आपको। फिर आप पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये बताना है किसके अंतर्गत आती है। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। छत्तीसगढ़ी बोली किस के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, कैसे याद रखना है। अब आपसे पूछा कि छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, तो मैंने कहा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, पूर्वी हिंदी। अब बोले सर इस पूर्वी हिंदी को कैसे याद करें, तो मैंने कहा रुक जाओ मैं आपको बताता हूं। यहां से आप लगा दो आ, यहां पर लगा दो अब, और यहां पर लिख दो छत्तीसगढ़ी, है ना। यहां पर क्या लिख दो, छत्तीसगढ़ी लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अब बोले सर क्या करें, तो मैंने कहा आ से हो गया अवधी, बा से हो गया बघेली, छत्तीसगढ़ी से हो गया छत्तीसगढ़ी। अगर आपसे कभी पूछा जाए आपको क्या याद रख लेना है, अब छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी तो आ से अवधी पूर्वी हिंदी की है, बघेली पूर्वी हिंदी की है, छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की है। तो आपकी ये छत्तीसगढ़ी है किसकी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। कोड क्या याद रखा, अब छत्तीसगढ़ी। क्या याद रखा, अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि बघेली किस बोली किसके अंतर्गत आती है, आप बता देना पूर्वी हिंदी। अवधी किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के, ठीक है। तो अब तो कभी नहीं भूलोगे आप पूर्वी हिंदी की भाषा बोलियों को, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। फिर विलोम शब्द युग में कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है जल्दी बताना है। उपर्युक्त, अधोलिखित, सामान्य, अद्वितीय, मान, अभिमान या सबल, निर्बल। यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा। तो विलोम शब्द युग में नहीं है तो कौन सा नहीं है, और बहुत बढ़िया आपको बताना है। विलोम आप लोग समझते एक दूसरे के विलोम, है ना। तो आपको पता है मान का क्या होता है, अभिमान। सामान्य का क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो है नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं है। उपर्युक्त का अधोलिखित ये तो है, सामान्य का अद्वितीय, है ना। कोई सामान्य चीज है कोई अद्वितीय है, यहां पर नहीं है पूछा है। तो मान का अभिमान, है ना। अभिमान ये नहीं है दोस्तों, मान और अभिमान एक ही हो जाएंगे, है ना। अपन बोलते ना उसे तो अभिमान हो गया है, उसे मान हो गया है, उसे मान की जरूरत है। सबल और निर्मल ये भी है, तो यहां पर नहीं है पूछा गया, यानी कि 3 नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर मान अभिमान बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो शुद्ध आपका पता है कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, और शुद्ध वाक्य का चयन करते करते हमने लगा लिया, क्या लगा लिया दोस्तों, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ। यहां पर 2 है, क्या हो गया दोस्तों, बर्फ कैसी होती है, ठंडी ही होती है, तो ठंडी लगाने की क्या जरूरत थी, ठंडी बर्फ लाओ। बर्फ गर्म होती क्या, जल्दी से बताओ कमेंट में, बर्फ क्या गर्म होती, नहीं होती ना। तो सीधे बोल देते कि मेरे लिए बर्फ लाओ, ठंडी लगा दिया। बोले सर ठंडी लगा दिया तो गलत हो गया, हम तो अवश्य ही जाएंगे, है ना। ये ही लगा दिया, ही अवश्य मतलब होता है दोस्तों कि हम जाएंगे ही, है ना। ही नहीं लगना था, यहां पर ही गलत हो गया, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और शायद भी लगा दिया और जरूर भी लगा दिया तो यहां पर ये गलत हो जाता है। थोड़ा सा अपन को क्वेश्चन पकड़ना है, तो यहां पर शायद गलत हो जाए
यहाँ पर ही भी गलत हो गया, ये नहीं लगाना था, और बर्फ जो है ये भी नहीं लगाना था। तो चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, ये आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर। तो इस प्रकार से शब्दों को आपको पूछा जाता है दोस्तों, और ये गलत हो जाते हैं अपने शब्द। शुद्ध शब्द आपको बताना है। परीक्षा क्या ऐसा लिखा जाता है, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा लिखा जाता है क्या? परिणति, प्रसाद, प्रांगण। अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। अगर आप हिंदी में दोस्तों जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते रहते हो, तभी आपको देखना है कि परिणति, यहां पर ना तो परीक्षा है, परिणति जो है, परिणति ये आपका बिल्कुल सही है ना। बोलते हैं ना अपन, उसकी अच्छी परिणति हो जाती। परिणति मतलब होती भावना, है ना। तो आपका जो 2 नंबर है बिल्कुल सही हो जाता है। और आपका पूछा जाता है कि समोच्चारण भिन्नार्थक शब्द युग्म में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? समोच्चारक और भिन्नार्थक, रोटी, पराठा, अवलंब, अविलंब, अचर, सचर, असक्त या फिर असक्त। और बताना है कि कौन सा शब्द युग्म में समुच्चारित भिन्नार्थक नहीं है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर दिया रोटी, पराठा, ये क्या है ना। उत्तर होगा आपका रोटी, पराठा। ठीक है। अवलंब, अविलंब ये समुच्चारित है, अचर, सचर है, असक्त, असक्त है। ठीक है, तो ये 3 तो हैं, बाकी 1 नंबर नहीं है। तो 1 नंबर में आप टिक लगा के बोल देना कि सर ये तो हमें पता था। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। अत्याधिक के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अत्याधिक, अत्याधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्याधन अधिक या फिर अति धन अधिक। तो क्या होगा? बड़े संभल के उत्तर देना, क्योंकि यहां पर वर्तनी संबंधी क्वेश्चन भी एक आपसे पूछ लिया गया। पहले तो देखो, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछते हैं लोग, एक क्वेश्चन में 2-2 आकलन आपका कर लेते हैं कि आपसे वर्तनी संबंधी शुद्धि आती है कि नहीं आती, संधि आती है कि नहीं आती। ये 2-2 शब्द, 2-2 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखो, ना तो आपका अत्याधन अधिक होगा, है ना अति धन अधिक होगा, ना अति धन अधिक होगा। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? देखो यहां पर अधिक लिखा, यहीं पर कंफ्यूज हो गए बहुत सारे लोग। यहां पर अधिक लिखा और यहां पर अधिक लिखा, तो ये शब्दों को हमें पढ़ना है। अति धन अधिक, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने बता दिया अति धन अधिक, है ना। तो शब्दों पर हमें क्या करना है, मैं वो ही बोल रहा हूं कि व्यापम आपको 2 जगह कंफ्यूज करती है। सबसे पहले तो संधि पूछ लिया, फिर वर्तनी संबंधी दे दी आपको, तो आप कंफ्यूज होकर गलत करते हो, वो लगा दो अति धन अधिक, है ना। मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप कौन सा होगा दोस्तों? मंत्रिमंडल, बोले तेरा मंत्रिमंडल और मेरा कमंडल, है ना। तो इसको बताना है कि मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप क्या होगा? मंत्रिमंडल, मनत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मांत्रिमंडल या फिर मांत्री। तो दोस्तों यहां पर देखो, मांत्री आया तो ये कट गया, मांत्री आया तो ये कट गया। अब देखो ये मनंत्री होता नहीं है, तो ये भी आपने काट दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ये मंत्रिमंडल। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों उत्सुकता में उत्सुकता में नहीं रहना कि नहीं 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 मुझे तो दिख गया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यही सही है। आपको अच्छे से करना है। ठीक है, फिर संचय के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। संचय, संचय तो सन धन चय, सम धन चाय, सम धन चय या फिर सन धन चाय। तो देखो यहां पर चाय आ गया तो इसको भी कट गया, यहां पर चाय आया ये भी कट गया। अब 2 विकल्प आपके पास हैं, तो संचय का दोस्तों आपका सन होता नहीं है ना। कौन सा हो जाएगा फिर आपका उत्तर? सम धन चय, है ना। सम धन चय बराबर होता है आपका संचय, है ना। और संचय में मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर प्रथम शब्द पर दोस्तों क्या आ जाए, ये बिंदी आ जाए, तो आप आंखें बंद करके लगा देना कि सर इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? जैसे आपसे पूछा जाता है संसार, संसार में कौन सी संधि है ना। और संस्कार, संस्कार में कौन सी संधि है। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि अगर ये प्रथम शब्द पर बिंदी आ जाए तो व्यंजन संधि बंद करके आंखें लगा देना, और संचय में आपका हो जाएगा सम धन चय और बराबर हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित वाक्यों में से क्या हो जाएगा? अंगूठा छाप, आप बोलते ना कि
भैंस के सामने बीन बजाओ, सब ठीक है ना, भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर होता है। तो याद रख लेना, ये अंगूठा छाप का भी आपको बताना है ना। अंगूठा छाप तो मृत्यु निकट आना, निरक्षर, किसी व्यक्ति के ईमान या चरित्र पर संदेह करना, देने से मना कर देना। तो क्या होता है, पहले ही आपको पता है अंगूठा छाप, जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। बोले सर अंगूठा है ना, अंगूठा, और ये निरक्षर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर निरक्षर बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछा जाता है अकस्मात का शुद्ध रूप कौन सा है। अकस्मात, आप बोलते हो कि यार उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई, अकस्मात हो गई, वो बीमार तो नहीं था, अकस्मात हो गई, है ना। तो अकस्मात का शुद्ध रूप कौन सा होगा, देखो कैसा लिखा जाता है अकस्मात। अगर पहली दूसरी में आपने अच्छे से पढ़ा होता, ये बर्तनी को अच्छे से पढ़ा होता, तो ये अकस्मात वाली ये आज के दिन नहीं देखने होते, है ना। बोले सर अकस्मात इस प्रकार से लिखा जाता है क्या, अकस्मात ये तो लिखा ही नहीं जाता, काट दो। अकाशतमात ये भी नहीं लिखा जाता, और अकहसमात ये भी नहीं लिखा जाता। तो थोड़ा सा अगर आप शब्द में थोड़ा सा वो करोगे, जोड़ दोगे, तो उत्तर अपने आप निकल के आता है कि अकस्मात इस प्रकार से लगाया जाता है, और ता में यहां पर हलंत लगता है, हलंत लग जाता है, वो अकस्मात आपका सही हो जाता है, ठीक है। फिर आग के लिए सही पर्यायवाची, दोस्तों ये आग वाला, ये आग पीछे नहीं छोड़ती। आप कोई भी एग्जाम दे लो, ये आग क्या नहीं छोड़ती, पीछा नहीं छोड़ती। इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। तो बताओ जल्दी कौन सा पर्यायवाची है जो आग का पर्यायवाची, क्या पूछा है आग का पर्यायवाची कौन सी पंक्ति सही है। अग्नि, 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 तमी, है ना। अनिल, अनल, अनल, अनल। देखो अग्नि, अग्नि 3 में आया तो अग्नि तो हो गया। अनल, 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 अनल 3 में आ गया तो अनल भी हो गया। अब यहां पर देखो कौन सा सबसे ज्यादा आया, बोले सर पावक और पावक, ये भी 2 जगह आया तो पावक भी हो गया। अब देखो अग्नि, अनल और पावक कौन से में दिया, तो आपने देखा कि अग्नि, अनल और पावक यानी कि 3 नंबर में दिया है। तो याद रख लेना, यहां पर 2 चीजें कंफ्यूज होती। मैं भी कई बार कंफ्यूज हुआ हूं दोस्तों। किसमें, मैं पढ़ लेता था कि अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब अग्नि होती है ना। और तो ये मैं कभी कभी अनल का वायु कर देता था और अनिल का अग्नि कर देता था। लेकिन फिर मैंने कैसे याद किया, ट्रिक लगाई मैंने भी, यार ऐसे याद नहीं होगा इसको, है ना। याद तो हो जाता था लेकिन फिर भूल जाते थे। तो अनिल का मैंने कहा मेरा भाई एक अनिल है और वो आग की तरह नहीं है, वो कैसा है, वायु की तरह है बिल्कुल, है ना, वो आग नहीं उगलता। तो मैंने अनिल का लगाया कि वो अनिल कैसा है मेरा भाई, वायु है, ठीक है। और अनल मतलब फिर ये अग्नि हो जाएगी, अग्नि। तो इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा, मैं भी कई बार हुआ हूं, आप लोग नहीं होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आवट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, आवती, मिलावट, आवंटी या फिर आवटी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का चयन करना है। आवट, है ना। तो देखो आवती में कोई आवट नहीं आ रहा, आवंटी में कोई आवट नहीं आ रहा, आवटी में कोई आवट नहीं आ रहा। तो आवट का जो बनेगा कौन सा बनेगा, मिलावट, है ना। तो मिलावट यानी 2 नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रत्यय से बनेगा, ठीक है। मिलावट आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला बढ़ते हैं दोस्तों, कर्कश का सही विलोम शब्द क्या होगा। कर्कश मैंने आपको बताया था ना अभी कि मीठा मीठा बोल थारो काए बेगेड़े, वही आया। कर्कश नहीं बोलो, कभी कर्कश मत बोलो, मीठा मीठा बोलो, आनंद आएगा। जीवन को जियो कुछ अलग तरह, हटके जियो, है ना। हटके जीना है। कर्कश तो सभी लोग बोल लेते हैं, मीठा बोल के देखो, है ना, मजा आएगा। तो मधुर नहीं बोलते, है ना, और मधुर नहीं बोलते और माधुर नहीं बोलते। तो कर्कश का जो विलोम होगा वो क्या होगा, मधुर। और मधुर बोला करो सभी लोग, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। कर्कश का मधुर, बी नंबर, ठीक है। मधुर सही कर लेना और सभी को मधुर मधुर बोलना है। और दोस्तों मीराबाई का जो काव्य रूप था, इनकी जो भक्ति भावना थी वो भी माधुर भाव की थी, माधुर भाव की। आपसे पूछा जाता है कि मीराबाई की जो भक्ति रस का जो क्या है, स्थायी भाव क्या है, तो आप बोलते हो ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति होता है भक्ति रस का स्थायी भाव, है ना। और ये ईश्वर विषयक रति जो थी दोस्तों, यही रति था किसके अंदर, मीराबाई के अंदर, है ना। इन्होंने कहा था, क्या कहा था, इनकी एक पंक्ति बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको सुनाता हूं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई ने कहा था, है ना। और यहां पर अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अद्भुत। दोस्तों किसी भी चीज को देखकर हमारे अंदर आश्चर्य के भाव होते हैं, यार आश्चर्य हो रहा है, अद्भुत चीज है वो, है ना। आश्चर्य हो गया तो ये विस्मय होता है, विस्मय,
है ना, विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, तो अद्भुत रस का होता है विस्मय। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। फिर आपसे पूछा है बी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 10। वी उपसर्ग बताना है दोस्तों कौन सा है। तो देखो ये उपसर्ग कहाँ लगता है, सबसे पहले तो ये देखो पहले लगता है। ठीक है, तो ये कभी में लगा नहीं, इसको काट दो। विराम में बी बड़ा आया तो इसको भी काट दो। अभी में लगा नहीं तो उत्तर क्या हो जाएगा, अपने आप तो निकल के उत्तर आ रहा है कि सर कभी में लगा नहीं, विराम में बड़ा बी लगा है, अभी में लगा नहीं, तो ये उत्तर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर विराम। और 1 नंबर आपका विराम उपसर्ग में बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है धर्मेंद्र जी या तेंद्र जी। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि वेतन के बिना कार्य करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। 11 दोस्तों, वेतन के बिना कार्य करने वाला क्या कहेगा, बिना वेतन का। बिना वेतन हम बोलते नहीं इसको, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, अवैतनिक। अवैतनिक भी नहीं बोलते, अवैतनिक भी नहीं बोलते, तो हम उसे एक शब्द में बोलेंगे कि वेतन के बिना कार्य करने वाला उसे बोला जाता है अवैतनिक। क्या बोला जाता है, अवैतनिक। यानी कि आपका जो 2 नंबर है, बी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कॉमेडी तक, है ना, इसको याद रखना है। और ये अवैतनिक आपका बिल्कुल सही होगा। नर नारी में कौन सा समास है, नर नारी। अब आपको ही बताना है दोस्तों, मैंने आपको समास बताया था कि नर नारी, नर का विलोम क्या होता है, नर का विलोम होता है नारी। ठीक है, नर का विलोम नारी। तो आपको बताना है नर नारी में समास कौन सा हो जाएगा, ये दोनों में ही बता दो। समास आप कभी गलत करना नहीं दोस्तों, गलत करके जो भी आएगा उसका समझो कि उसकी खैरियत नहीं। मैंने समास को बहुत अच्छे से रोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समास समास समास, और आप बोलोगे सर मेरा समास गलत हो गया, तो फिर काम भी गलत हो जाएगा। इसलिए नर और नारी, इसमें नर और नारी एक दूसरे के विलोम हैं, योजक चिन्ह आया और इसका अगर विग्रह करें तो नर और नारी आ जाएगा, तो और वाचक जो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। फिर आपसे पूछा जाएगा थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, थोड़ा जानने वाला उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञा, अल्पज्ञा, अल्पज्ञ या फिर अल्प बुद्धि। थोड़ा जानने वाला, देखो अल्पज्ञा ये कट जाता है, ये भी कट जाता है। अब दोस्तों 2 बचते हैं, 2 में आपका 50-50% चलता है, ये है कि ये है, ये है कि ये है, तो बताओ कौन सा है थोड़ा जानने वाला, उसे क्या कहा जाएगा एक शब्द में। और एक शब्द में आपका सही होगा क्या, ना तो अल्प बुद्धि कहा जाता है, उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर। फिर हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ, तुम्हें बताना है। हाथों हाथ में द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। अब देखो कैसे समझ में आएगा दोस्तों आपको, यहां पर बहुब्रीहि कोई तीसरा अर्थ निकल नहीं रहा तो बहुब्रीहि काट दो। ठीक है, तत्पुरुष इसमें है नहीं, ठीक है, इसको काट दो। कोई द्वंद्व इसमें हो नहीं रहा है तो इसको भी काट दो। फिर कौन सा उत्तर निकलता है, कौन सा निकल के आ जाता है, कौन सा निकल के आ जाता है, बोले सर हाथों हाथ में है अव्ययी भाव समास। जैसे आपसे अगर कोई पूछा जाए दिनों दिन, दिनों दिन, हाथों हाथ, है ना, ऐसे शब्द भी आते हैं दोस्तों, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, जैसे हाथों हाथ आया, दिनों दिन आया, है ना, तो ऐसे अगर शब्द आते हैं जहां पर एक ही तरह के शब्द हों, वहां पर भी आपके क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।